से प्रॉब्लम या मिनी केस स्टडी टू यू फॉर द ब्रेक कि आप ये पढ़ कर आए एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप ये पढ़ के आ चुके हैं। तो इस डेटा की बेसिस पे देखें सेल्स में चेंज आ रही है और इस कैलकुलेशन करना इज नॉट एन इशू फॉर यू कि भाई ये सेल्स 12 लाख थी, 15 लाख हुई, 18,50,000 हो गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2001-23 से कुछ ये चेंजेस नजर आ रहे हैं। ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, अर्निंग पर शेयर 2.94 थी, 3.06, 3.14, ये कुछ बेसिक डेटा है और हमें नंबर्स से स्टोरीज डेवलप करनी होती है फाइनेंशियल एनालिसिस में। और इस पूरे डेटा को आपने जाहिर सी बात है रीड करने में कॉम्प्रिहेंसिव टाइम चाहिए होगा। यू आर गोइंग टू स्पेंड मोर टाइम इसको अंडरस्टैंड करने में। लेकिन ये एक इंडस्ट्री के रेशियोज है। इंडस्ट्री में सेल्स कितनी 10% और 12% इंक्रीज हो रही है। प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री के ये हैं। हमारे लिए ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है और I want you to pay attention on this paragraph कि the stock in the corporation has become available due to ill health of the current stockholder। इस वक्त जो भी स्टॉक होल्डर्स थे यानी जिनके पास ये 30,000 शेयर्स थे, ठीक है, 30,000 जो शेयर्स थे, इन 30,000 शेयर्स की या 38,000 शेयर्स की जो भी सिचुएशन है, ठीक है, ये अवेलेबल है। और वो ये कि उसकी प्राइस हमें नहीं कैलकुलेट करनी, लेकिन ये करना है कि क्या हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। उसे पैसे चाहिए, वो शेयर सेल करना चाह रहा है या अपना ओनरशिप का पोर्शन शेयर करना चाह रहा है। तो सिर्फ क्या प्रॉफिटेबिलिटी इज अलोन बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को डायग्नोस करने के लिए काफ़ी है? ओनली, ठीक है, बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सिर्फ और सिर्फ हम उसकी बेसिस पे डिसाइड नहीं कर रहे होते, हमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स देखने होते हैं। तो उन मल्टीपल एस्पेक्ट्स में से ये कह रहा है कि भाई आप रिकमेंडेशन दो, यानी आपको एक थोरोलो फाइनेंशियल एनालिसिस करना है। अब मैं आपके सामने सॉल्यूशन अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये मैं शेयर अभी नहीं करूंगा, ये आपकी असाइनमेंट या टास्क एक्टिविटी होगी। लेकिन ये है, आप कुछ कैलकुलेट कुछ इस तरीके से खुद वेरीफाई करेंगे। अभी अपनी स्क्रीन शेयर करके सेव करना चाहें तो कर सकते हैं। बट ग्रोथ इन सेल्स कंपनी, जो भी कंपनी है, ये लेमन सिल्ववेयर इंडस्ट्री का 2002 में 10% था, जबकि इन्होंने 25% ग्रो किया। इंडस्ट्री का 12% था, 25% ग्रो किया। प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, इंडस्ट्री का इंक्रीज है 7.71, 7.82, 7.96, जबकि कंपनी का क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, अप्स एंड डाउन हो रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री का रिटर्न ऑन एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जबकि आप इसका निकालेंगे तो ये डिक्रीज होगा। अच्छा, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट दिस नंबर्स। ये सब आप आईडीएफ में पढ़ चुके हैं, तो हम इसलिए आगे का, और मैंने अभी पिछला ब्रेक से पहले वाला सेशन इसीलिए रखा था ताकि आप इसकी कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है। तो इट्स मीन्स कि यू हैव टू गो थ्रू फ्रॉम दिस। ये आपका एक असाइनमेंट टाइप की एक्टिविटी होगी और मैं इसको ग्रेडेड रखूंगा ताकि आप इस चैप्टर से, हर चैप्टर से एक असाइनमेंट आ रहा होगा और रेशियो इनडायरेक्टली पढ़ा हुआ है, तो एक में दो कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है, दोनों शोल्व करना है। शाहरुख, 1 मिनट में आपका हैंड रेस करके रखिएगा, मैं अभी आपको जब कहूँ तब माइक ऑफ करिएगा। मुझे डिस्कशन कंप्लीट करने दें, फिर उसके बाद अच्छा चलें पूछ लें, पूछें। नो नो सर, आप डिस्कस कर दें फिर। नहीं, अगर अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है तो मेरे अभी नहीं हुआ, अगर ऑपरेशनल है तो वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं, ऑपरेशनल ऑपरेशनल, ठीक है। अच्छा। ओके, चलो। अच्छा, रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी आप नंबर्स कैलकुलेट करते हैं, ये भी अभी हमने समहाउ कैलकुलेट करना सीखा था। अच्छा, रिसीवेबल टर्नओवर और एवरेज कलेक्शन पीरियड और इन्वेंट्री टर्नओवर, ऑल्दो ये मैंने अभी आपको रिव्यू नहीं लिया, बट आई एम अज्यूमिंग कि आपने आईबीएफ में ये बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, तो इसलिए ये नंबर्स भी निकालने आते हैं, इनके रेशियोज और फार्मूलाज मौजूद हैं। ऑफ कोर्स ऑनलाइन के अंदर जो थोड़ी बहुत स्लोनेस आ जाती है क्योंकि लाइव फेस इंटरेक्शन नहीं है, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा रीडिंग या खुद नंबर्स ये सॉल्व करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि क्या है, ठीक है। रिसीवेबल टर्नओवर और एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर आपके पास आ रहे हैं। ये करंट असेट देखें तो करंट रेशियो इंडस्ट्री का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कंपनी का क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। क्विक रेशियो इसी तरीके से बात करते हैं, डेट टू एसेट रेशियो, टाइम इंटरेस्ट को छोड़ दें। अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करते हैं, इंडस्ट्री का बढ़ रहा है और कंपनी का क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो अपेरेंटली कंपनी ने कंसेक्यूटिवली 2 सालों तक 25% सेल्स दी है। अपेरेंटली कंपनी ने 2 सालों तक 25% सेल्स दी है। बट अगर मैं आपको इन नंबर्स की बेसिस पर, ये जो नंबर्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, इनकी बेसिस पे कमेंट पास करने के लिए करूं तो कुछ ना कुछ स्टोरी बन रही होगी, नहीं बन रही होगी। ये नंबर्स आपके सामने मौजूद हैं। सर, इन नंबर्स को एक रफ आइडिया, जो भी इन नंबर्स को देखकर अगर कुछ डिस्कस करना चाहता है
जैसे कि मैं अभी ये कहूंगा सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के देखें, ग्रोथ इन सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी, इन 4 नंबर्स की बेसिस पर, इन 4 रेशियोज की बेसिस पर कुछ आप कमेंट पास करने के लिए कहूँ तो क्या कहेंगे? ये मैं आप वॉइस नोट के जरिए आपसे आंसर चाहूंगा। हैंड रेस करके कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा? कोई भी नहीं? सर समझ ही नहीं आया, ऐसा ही कुछ है? ये जरूर आएंगे जब ये नंबर्स कैलकुलेट कर लेंगे। इफ यू वांट मी तो मैं सैंपल के तौर पे कोई एक दो कैलकुलेट करके बतवा दूं। एम आई ऑडिबल? ठीक है, कौन जो हैंड रेस करे फिर मैं उसका नाम लूंगा, वो बोलेगा। कोई है जो पार्टिसिपेट करना चाहे, कोई डिस्कशन करना चाहे इसके ऊपर? नहीं? सर कैलकुलेट करके बता दें चले। मैं सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ओके, जिसने हाथ उठाया था वो हैंड रेस करके रखे, मैं नाम मिस कर गया। भाई जब तक आपकी क्वेरी कंप्लीट नहीं हो रही हैंड रेस करके रखा करें, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि कौन है। कौन था हाथ उठाने वाला? मैं बता देता हूँ एमन, 1 मिनट। ये नंबर्स आपके पास मौजूद हैं। इन नंबर्स में मुझे प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है, और प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? सर प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये नंबर्स आपने खुद कैलकुलेट करने हैं। 201, ठीक है, और 001, खैर दो ईयर 1 ईयर 2 के लिहाज से देख लेते हैं। यही सिचुएशन है। अब अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे डेटा चाहिए होगा इस कंपनी का। इस कंपनी का डेटा अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास ये रहा इनकम स्टेटमेंट। इस इनकम स्टेटमेंट के नंबर्स अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन के लिए देखा जाए तो नंबर्स मौजूद है। नेट इनकम कितनी मौजूद है सर? 88,200। इसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे? सेल से, 12 लाख। तो 7.3 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये चीज आ रही है। तो इसका मतलब सर 88,200 को 12 लाख से 1.2 मिलियन से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया सर 7.35% आया। इसी तरीके से अगर मैं 91,800 को डिवाइड कर दूंगा किससे? 15 लाख से, 1.5 मिलियन से, तो मेरे पास कुछ ना कुछ नंबर्स आएंगे। 9,1,800 डिवाइड बाय 1 मिलियन। सर ये 6.12 आ गया, ऐसा ही है? ठीक है, तो ये आ गया 6.12%। ठीक है, टू ये सेकंड ईयर पे आ गया। और सर इसी तरीके से 03 की अगर हम बात करते हैं तो ये सर 1,19,700, 1,19,700 डिवाइडेड बाय, now our sales is of 1875,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास फिगर आ गई सर। कितनी आ गई? कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेते हैं। 19,700 डिवाइडेड बाय 1875,000, 6.38, ऐसा ही है? तो ये बेसिकली नेट प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज है, और ये आपके पास सॉल्यूशन में यहाँ पर मौजूद है, कैलकुलेट की हुई है। तो ये देख लें, यही नंबर्स हैं। ये 3 नंबर्स वही वाले नंबर्स हैं जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं, ऐसा ही है? यही है ना? यस सर। ओके, सो दैट मीन्स इस तरीके से आपके लिए टास्क में दे रहा हूँ, और ये टास्क ये है कि मुझे बेसिकली स्टोरी बनानी है। इसी तरीके से रिटर्न ऑन एसेट निकाल लिया मैंने, इसी तरीके से रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल लिया। एग्रीड? ठीक है, ये आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे, और ये करना है आपने। मैंने एक सैंपल बता दिया, ये आप खुद आपकी एक्टिविटी है आज की क्लास के लिहाज से। नाउ ये नॉट प्रॉफिट मार्जिन, इसी तरीके से रिटर्न ऑन एसेट कैलकुलेट किया, इसी तरीके से रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट किया। सर अब इसके फार्मूले क्या है भाई? अभी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पिछले सेशन में। अब बेसिकली मैं ये चाह रहा हूं कि आप इस पॉइंट को
कौन सा, व्हाट कमेंट एंड रिकमेंडेशन डू यू ऑफर इन टर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ओनली, इन टर्म ऑफ हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी में ये सिर्फ अभी मैं लिक्विडिटी या किस एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ भाई, हमारी सेल्स 25-25% है, इंडस्ट्री कितनी है, एग्जिबिट 3 इंडस्ट्री को शो कर रहा है ना भाई, इंडस्ट्री के अंदर तो प्रॉफिट मार्जिन ये आ रहा है और ये स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, रिटर्न ऑन एसेट भी इंक्रीज हो रहा है सर, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंक्रीज हो रहा है भाई, तीनों चीजें इंडस्ट्री में इंक्रीज हो रहे हैं, यही इंडस्ट्री तमाम कंपनियों की एवरेज इंक्रीज हो रही है, जबकि हमारी और जबकि सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, तो हमारी सेल्स की ग्रोथ तो इंडस्ट्री के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, हमारी सेल्स की ग्रोथ इंडस्ट्री के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा है, बट प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, देखें इंडस्ट्री का बढ़ रहा है, रिटर्न ऑन एसेट इंडस्ट्री का बढ़ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी इंडस्ट्री का बढ़ रहा है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। अब ये वाली बात आने के बाद कोई इस पे कमेंट पास करना चाहेगा? हाँ, नुशरा खान। सर मे बी टैक्सेस बढ़ गए हों इस वजह से, या हो सकता है कि हमारे डेट्स बढ़े हुए हों, लाइबिलिटी हम पे ज़्यादा हो तो इसलिए हो सकता है इस वजह से हो। अनुश्रा, आपने आई होप पिछली क्लास ली थी और ये तीनों फैक्टर्स आपके पास हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी या डुपोंट एनालिसिस के पर्सपेक्टिव में एक ये चीज़ है, ठीक है। तो डेट, अच्छा मैं इसी बात को यूं डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई ये जो नंबर्स कैलकुलेट किए, कमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, चले इन टर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, अब ये पढ़ा आपने, टैक्सेस की बात की ना, मैं टैक्सेस डिसएग्री कहूंगा, क्यों, क्योंकि हमारी इन तीनों की कैलकुलेशंस में रिटर्न ऑन एसेट के लिए नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एसेट्स, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी, तीनों में नेट प्रॉफिट यूज हो रहा है, तीनों में टैक्स माइनस हो चुका है, तीनों में टैक्स माइनस हो चुका है, तीनों में टैक्स माइनस हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे एसेट्स और यहाँ पे इक्विटीज में डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो एक ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, और वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने वाली बात क्या है, बेसिकली मुझे आपको इस केस स्टडी, अच्छा मुस्तफा नदीम, यू वांट टू कंट्रीब्यूट कर लें? हाँ सर, मैं यही कमेंट कर रहा था कि हमने यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस किया हुआ है, कंपैरिजन किया हुआ है इंडस्ट्री और कंपनी को बहुत देखकर, कि जैसे प्रॉफिटेबिलिटी में आप देखें डिक्लाइन आ रहा है। बाय द ईयर 2001 में हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा थी, 7 पॉइंट समथिंग थी, फिर उसमें डिक्लाइन आया, वो 6 पॉइंट मतलब 6 पॉइंट समथिंग हो गई, फिर उसमें थोड़ा सा इंक्लिनेशन आई, बट वही अगर हम 2001 से कंसिडर करें तो वो उससे भी कम है। मतलब अगर हमने ये ट्रेंड एनालिसिस कर लिया तो हमें ये पता लगता है कि भाई ईयरली बेसिस पे हमारे कितनी डिक्लाइन आया है कि इंक्लिनेशन हुई है। इसका मतलब अगर प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ से क्या ये एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट शो हो रही है? नहीं अगर सर, एज अ इन्वेस्टर मैं ये देखूंगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है और ये कंसिस्टेंट हो गई है, कि हम 2002 ओके, में कम हुई, फिर जो थोड़ी बढ़ी, कम, लेकिन 2001 से जितनी नहीं हुई, तो मैं ओके, नहीं करना चाहूँगा इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब जो हमारे सेल्स में ग्रोथ 25% इंडस्ट्री से ज्यादा आ रही है, तो क्या ये प्रोमिनेंट है? नहीं है, नहीं है ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये चाहूंगा कि व्हाई दिस हैपनिंग। अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, और ये पैराग्राफ आपको आइडिया देने के लिए कि यू शुड बी एबल टू राइट दिस टाइप ऑफ स्टोरीज फ्रॉम एनी ऑफ द केस स्टडीज या एनी ऑफ द नंबर, कोई भी नंबर है आपको इस तरह की चीज कहते, इन टर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट मार्जिन इज डिक्लाइनिंग ओवर टाइम, ठीक है, डिफरेंट डेफिशिएंसी देखें, इट्स एक्सपेंडिंग इट सेल्स मच मोर रैपिडली देन इन इंडस्ट्री, पहला जुमला यही है कि भाई एक सेल्स इंक्रीज हो रही है इंडस्ट्री से तो ज्यादा, भाई इंडस्ट्री तो 10 और 12% दे रही है, हम तो भी 25% पे जा रहे हैं, बट देयर आर सम क्लियर डेफिशिएंसीज इन द परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल एट में इश्यूज है, और वो क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस, वो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हुआ भाई, 56% सेल्स इंक्रीज हुई है 2 सालों में। सर ये 2 सालों में 56 कैसे इंक्रीज हुई भाई? सीध इसको मैं अगर वेरीफाई करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक चीज 100 पर है और इस पे 25% अगर इंक्रीज आता है तो एक साल के बाद 125 हो जाएगी, अगेन 25% इंक्रीज आएगा तो ये 25% इसका इंक्रीज होगा, तो ये बेसिकली 31.25 का चेंज आया, यानी ये 156.25 तक पहुंच रहा होगा, यानी सेल्स 100 से 156 तक पहुंची, तो 2 सालों के अंदर 56.25% का इंक्रीज आया है, 25% फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर भी 25%, लेकिन अब वो 25% बेसिकली 125 पे अप्लाई हो रहा है। सही है, तो ये कुछ नंबर्स हैं जो राइट अप करने आने चाहिए।
सही है, पर ईयर, बट देयर आर ऑब्वियसली नो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल फॉर दिस फर्म। अब ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स की टर्म इन्होंने यूज कर दी है भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हायर हो रही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस हायर हो रहा है। सही, क्यों? अगर आप देखें तो अपेरेंटली मैं नंबर्स पे वापस जाता हूँ, तो आप यहाँ पे नंबर्स पे देखें इनकम स्टेटमेंट में कि हमारा इंटरेस्ट पहले कितना था, 35 था, अब इंटरेस्ट कितना हो गया, 85 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पूरा कंप्लीट एनालिसिस करूं तो यस प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है, लेकिन सेल्स भी बढ़ रही है, लेकिन क्या उस रेशियो से बढ़ रही है जिस रेशियो से बढ़नी चाहिए? नहीं बढ़ रही। कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की परसेंटेज निकालता हूं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की परसेंटेज बहुत ज्यादा आ रही होगी। ठीक है, किस तरीके से ज्यादा हो रही होगी, आप इसको यूं निकाल सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि भाई ये 800 अब कितने परसेंट निकलेगा, 1040 को डिवाइड कर दूं 800 से तो ये 30% तक की बात आ रही है, 30% तक की आ रहा है। इसी तरीके से 1310 माइनस 1040 ये भी अगर देखा जाए डिवाइडेड बाय 1040 ये भी देखा जाए तो 25% इंक्रीज हो रही है। यानी पहले साल हमारी कंपैरेटिवली सेल्स तो 25% इंक्रीज हुई और ये भी 25%, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी 30% प्लस इंक्रीज हुई है, ये भी हमारी 26% प्लस इंक्रीज हुई है कॉस्ट ऑफ सेल। इसी तरीके से अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड एडमिन की बात करूं तो ये भी कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज इस तरीके से, इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करें तो ये अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। तो ये कमेंट आपको लिखने आना चाहिए। अच्छा सारा शोएब आपने नो सर लिखा था, क्यों लिखा था मुझे याद नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप रिपीट करना चाहें तो कुछ पूछना चाहें तो टाइप करके आप बोल के पूछ सकती हैं। अच्छा नाउ अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, अच्छा ये तो इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में ये जो पैराग्राफ है, यू शुड बी एबल टू राइट समथिंग सिमिलर दिस, कि ये इस तरह का कुछ आपको लिखना चाहिए कि इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है लेकिन वो बहुत कम आ रहा है 2003 में। ठीक है, और आप इसको देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन एसेट्स में सीरियस डिक्लाइन है 2.5। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्लाइन हो रहा है और वजह क्या होगी, स्लोइंग टर्न असेट टर्नओवर। अब असेट टर्नओवर से सपोर्ट हो गया। अब आपको अगर मैं ये नंबर्स इस तरीके से लिख के बताऊं यहाँ पर, सही है, तो वो क्या नंबर वाली सिचुएशन आ रही होगी कि ये देख लें, यस, कि भाई रिटर्न ऑन एसेट, नेट प्रॉफिट मार्जिन और टोटल एसेट टर्नओवर। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग एफिशिएंसी या एक्टिविटी रेशियो वाली बात आ गई और ये प्रॉफिटेबिलिटी वाली बात आ गई। तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 2007.35 है, तो ये 7.35 आपने कर लिया। ये मैं कौन से ईयर की बात कर रहा हूँ, 2001। सही है, टोटल एसेट टर्नओवर की बात करते हैं तो टोटल एसेट टर्नओवर भी यहाँ पे मौजूद है। सर ये 1.09 है, तो ये 1.09 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम टोटल रिटर्न ऑन एसेट्स वगैरह कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो रिटर्न ऑन एसेट्स हमारा थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है, देख सकते हैं 8.02 आ रहा है, ये 8.02 ही आएगा। लेकिन हुआ क्या है, टोटल 2002 पे जाके ये 7.2002 के परसेंटेज लिखते हैं तो ये क्या हो गया, 6.12% हो गया। टोटल एसेट टर्नओवर की अगर हम बात कर रहे हैं तो टोटल एसेट टर्नओवर हमारे पास कितना आ गया, सर ये भी डिक्लाइन, ये वल तो इंक्रीज है 1.11, तो इसको मल्टीप्लाई करते तो ये एक नंबर आएगा। इसी तरीके से 2003, यानी पर्पस ये है कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड पे स्टोरी क्या चल रही है, उस बेसिस पे। इसी तरीके से लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी डिक्लाइन हो रही है, नहीं है, ओवरऑल इंडस्ट्री की लिक्विडिटी हाई है, लेकिन देखा जाए तो कंपनी की लिक्विडिटी करंट रेशियो में डिक्लाइन हो रही है, क्विक रेशियो में भी डिक्लाइन हो रही है। तो बेसिकली मुझे ये केस स्टडी आपको दिखाने का ऑब्जेक्टिव यही था, आपको खुद सॉल्व करके एक्टिविटी के तौर पे सबमिट करनी है। मैं आपसे सॉल्यूशन, ये नंबर्स तो कैलकुलेट किए, मैं इस तरीके से आप नंबर्स कैलकुलेट करेंगे और एक राइट अप ऐसा कुछ लिखेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग से। और ये कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, कॉपी शेयरिंग नहीं चलेगी इसके तौर पे। जितने भी रेशियो आपने पढ़े हैं ना, उसके तौर पे आपको ये एक रफ आइडिया होना चाहिए आप क्या कमेंट पास कर रहे होंगे, करेंगे या नहीं करे देंगे, क्यों नहीं कर रहे होंगे, किस तरीके से कर रहे होंगे, जो भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग है। मैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम 1 ही दे रहा हूँ, 2 नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन 2 को हम डिस्कस अगली क्लास के लिए रखेंगे ताकि हम उसके बाद हम आगे की चीजें कैलकुलेट करें।
अच्छा, अब मुझसे किसी ने हाथ उठाया था, मैं नाम भूल गया, अभी भी नाम याद होने में मसला होगा। कौन स्टूडेंट थी? आई थिंक शाहरुख थी शायद। यस सर। यस, यू वांट टू आस्क समथिंग, पूछें। सर असाइनमेंट का पूछ रही थी, शुड बी रिटन वर्ड पे हो या एक्सेल पे हो? ओके, अब मैं ये कहूंगा कि एक्सेल के न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट कर लिए, लेकिन कमेंट टाइप के बजाय मुझे हैंड रिटन पीडीएफ अब चाहिए होगी। बात समझ में आ गई? ताकि कॉपी पेस्ट ना कर सके। चलें सही सर, है, ओके। लेकिन शेयर मत कीजिएगा। लेकिन ये न्यूमेरिकल्स आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हैंड रिटन करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि अगर एग्जाम फेस टू फेस होते हैं, अगर एग्जाम फेस टू फेस होते हैं तो यस, स्प्रेडशीट प्रैक्टिकल लाइफ के लिए एक यूजफुल टूल है, लेकिन उसको मैं असेस फाइनल एग्जाम में नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं डिफरेंट असाइनमेंट में कर रहा हूँ। और इस असाइनमेंट को मैं अभी रिलैक्स रख रहा हूँ। मुझे पैटर्न देखना है कि आप फेयर बेसिस पे करने वाले कौन से हैं, और वो होता है ना कॉपी पेस्ट, या ये जिस तरीके से मैंने अटेंडेंस इनिशियली आइडेंटिफाई की थी, तो अभी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि गुड फेथ में आप मैनेज कैसे करते हैं, इसको एडजस्ट किस तरीके से करते हैं, किस तरह सबमिट करते हैं। तो इस असाइनमेंट में तो मैं जाने दूंगा, लेकिन अगर मुझे सीवियर प्रॉब्लम नजर आ रही होगी इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ से कि आप सिंसियर नहीं है स्टडी में, तो फिर मैं अपने सेकेंड असाइनमेंट में एडजस्टमेंट कर दूंगा। तो आप बस फेयर सिंसियर होकर इसको सबमिट कीजिएगा। सारा शेप डज इट हैज टू बी, मैं बता दूंगा सेफ अमजद इसको अपलोड कैसे करना है। अभी मैं कोई डेडलाइन नहीं दे रहा, पूरा हफ्ता है आपके पास। कॉम्प्रिहेंसिव 1 एज एन ग्रेडेड होगा और कॉम्प्रिहेंसिव 2 अनग्रेडेड होगा। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव 2 प्रॉब्लम 2 जो होगा, दोनों को आपने अपने तौर पे टाइम स्पेंड करना है। टाइम स्पेंड करके या सॉल्व करके या डिस्कशन करने का एक एडवांटेज आपके पास ये होगा कि नेक्स्ट क्लास में जो भी हम अगर फेस टू फेस डिस्कशन होगी तो वो बड़ी इफेक्टिव होगी। ठीक है, और ये कोई भी देखा जाए तो आईबीएफ पर्सपेक्टिव नहीं है, यहाँ पे मिनी केस स्टडीज के पर्सपेक्टिव में हमें इसको इंटरप्रेट या कमेंट स्टोरी डेवलप करने आनी चाहिए। सही है, तो सारा शोहेब, पहले सारा शोहेब देन मुस्तफा नदीम। यस सारा शोहेब। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जो आप असाइनमेंट दे रहे हैं तो उसको अगर मैं वर्ड वर्ड कह रही हूँ, मैं हैंड रिटन अगर मैं प्योरली कर लूँ तो Completely acceptable, completely acceptable. For me both are acceptable. I will recommend prefer कि हैंड रिटन होगा तो स्टूडेंट ने अपनी एफर्ट की है। ठीक है, मुस्तफा नदीम देन इसके बाद एमन। पहले मुस्तफा देन एमन। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ असाइनमेंट की आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है? सारे रेशियोज के नंबर्स निकाल के इंटरप्रेट करना है या चार्ट का? ओके, नो 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 नो, यू हैव टू रीड दिस। यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ। क्या व्हाट कमेंट एंड रिकमेंडेशन, इस जुमले को पढ़ के आपको क्या लगता है? इंक्लूडिंग रेशियो फॉर ईच ईयर कंपैरिजन टू इंडस्ट्री। फिर इसके बाद देखा जाए तो स्विमवर ऑल्दो मिस्टर एडगन इज प्राइमरी इंटरेस्ट इन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ही विल टेक अ क्लोज लुक एट ऑल द रेशियोज। ठीक है, ऑल दी रेशियोज, इस जुमले को, इस ये पैराग्राफ आपका की रिक्वायरमेंट है ना, ये पढ़कर सही। आपको क्या लगता है क्या करना है। लेकिन मैंने हिंट दे दी, आप जो कहना चाह रहे हैं ना, मैंने उसके हिंट क्या दी है। यू कैन सी दिस कि भाई आप ये पैराग्राफ इस तरह की बात आ रही होगी, और सारे तो निकाले हुए मैंने, जितने पॉसिबल निकाल सकते हो। जिसकी स्टोरी समझ में आ रही है वो जरूर करना, जिसकी स्टोरी समझ में नहीं आ रही करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मुस्तफा के बाद एक और ओके सर। ठीक है, एक और भी थे, किसी और ने हाथ उठाया था, आई सर थिंक वो अहमद। मैं ही थी, बस मुझे यही पूछना था जो मुस्तफ़ा ने पूछा है। ठीक है, ओके, आई होप देखें, आई आई एम नो के ऑनलाइन की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स रिलेक्टेंट हैं कि नहीं हो सकता, स्पेशली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स पे डील करना मसला होता है। लेकिन उसकी एडजस्टमेंट ये है कि भाई अगर आप अपने तौर पे टाइम स्पेंड करके आ रहे होंगे, मैं आपको रीडिंग मटेरियल और सारी चीज़ें टास्क में दे रहा हूँ, उसकी कोई एम्बिग्विटी है, वो कोई चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइव हमारे लाइव सेशन में मैं कहूँगा हायर एजुकेशन के अंदर जो चेंज आई है उसके अंदर फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है कि पहले से आप स्टडी करके आएंगे तो हमारा ऑनलाइन के अंदर सम टाइम इंटरनेट डिसकनेक्टिविटी या इस तरह की वजह से या टेक्निकल सपोर्ट ना होने की वजह से स्लो हो जाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि उस मेकअप लॉस को एडजस्ट करूँ, बट आपकी तरफ से फेवर यही चाहिए होगा कि जो टास्क असाइन किया गया है वो सिंसेरिटी के साथ करें। अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो वो अलग बात है, लेकिन इसमें जो प्रॉक्सी टाइप की चीजें थी ना वो नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई सबमिशन डेट नहीं है, बेसिकली ये 4th वीक में रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट वीक में आपके पास रेडी होना चाहिए ताकि मैं जो डिस्कशन करूँ तो उसको आप एडजस्ट कर सके या मॉडिफाई कर सके, इम्प्रूव करके सबमिट करवाएं।
मैं ये चाह रहा हूँ ताकि मैं उसको देखूंगा, आपके पास रेडी होना चाहिए। अगर सॉल्व भी नहीं किया होगा, मैं आप समझ लें अभी टेंटेटिव है, सॉफ्ट डेडलाइन समझ लें। मेरी सॉफ्ट डेडलाइन और हार्ड डेडलाइन का कॉन्सेप्ट है। सॉफ्ट डेडलाइन तो नेक्स्ट वीक है, हार्ड डेडलाइन इसके बाद वाला वीक है, उसके बाद वाला वीक भी नहीं, उसके बाद वाला वो संडे वीकेंड का लास्ट टाइम होगा अपलोड करने का। आई होप आई गॉट द आइडिया, ठीक है। ताकि चीजें अगर साथ साथ नहीं करें तो रीडिंग मटेरियल, हाँ मैं सदफ में ये जरूर कर दूंगा। अगर ना हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे रिमाइंड कर दीजिएगा, मैं ये दोपहर तक कर दूंगा, 2-3 बजे तक, ठीक है। रिकॉर्डिंग लिंक्स के साथ, इसकी रिकॉर्डिंग लिंक्स के साथ। एनीवन एल्स अगर कोई क्वेरी है तो मैंने बेसिकली केस स्टडी खुद सॉल्व नहीं करवानी थी, आपको कैसे सॉल्व करनी है उसका आइडिया दे दिया गया है। ये सारे रेशियोज आपके पास अभी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। भाई रिकॉर्डिंग देख के भी छाप लीजिएगा, ये भी आप चलेगा, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग का लिंक आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो एनीथिंग एल्स जो कोई और कुछ पूछना चाह रहा है? नहीं तो ऑल ऑफ यू आर अलाउड टू गो, कोई इश्यू नहीं है, लीव कर सकते। अच्छा सेकंड अटेंडेंस वो नहीं होती, इसमें ही हो गई है, तो वो मैं देख लूंगा। कोई ऐसा है जिसने पहले सेशन में अटेंडेंस ही नहीं लगाई और अब वो लगाना चाहे? सर बुक कोई फॉलो नहीं करते आप, मैं बहुत सी बुकें फॉलो करता हूँ। मसला है कि मैं बहुत सी बुकें आपको बता दूंगा तो मसला होगा। अब मेरे आप कोई भी बुक फॉलो कर लें, अगर अच्छी बुक होगी तो इजीली मैनेज होगा। लेकिन आपके लिए 2 बुक में दे रहा हूँ, और वो 2 बुक से याद आई बात, ये भी कर देता हूँ। ये क्वेरी वैलिड है कि सर हम फोकस होके करें। मैं 2 बुक फॉलो कर रहा हूँ, एक बुक तो ये रही, नाम लिखा हुआ है, ये रहा, नजर आ रहा है, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ब्लॉक एंड हर्ड, मैकग्रा-हिल 2017, ठीक है। मेरे पास इसके टेस्ट बैंक अच्छे खासे मौजूद हैं, ऑटो चेकिंग पे ऑनलाइन क्विज भी आएगा रेशियो का, तो एक रफ आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये लेकिन इस पर कोर्स आउटलाइन जो बुक मौजूद है वो भी मैं आपसे शेयर कर दूं अभी के अभी, ताकि मसला ही ना हो ना भाई कि सर आपने रिसोर्सेज बुक देनी है, लेकिन मैं ये फाइल पीडीएफ में डाल ही देता हूँ आपकी, रेफरेंस टेक्स्ट बुक, और ये फाइल आ गई। अपलोड अ फाइल, चूज अ फाइल, भाई ये अभी करवा ले, बाद में याद नहीं रहता हम लोगों को। ब्रिगम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेकिन ये एडवांस है, मिड टर्म के बाद हम इसको ज़्यादा रेफर कर रहे होंगे, मिड टर्म से पहले हम आईबीएफ तक फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। हम कहाँ थे? हाँ, तो नुशरा आई होप यू गॉट द आइडिया, बट दोनों बुक्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। एनीवन एल्स जो कुछ कोई पूछना चाह रहा है? देखें कुछ स्टूडेंट्स को पूछे पूछे, कौन था? माइक जस्ट अनम्यूट किया था, नहीं? ओके चले। ये देखें भाई क्यों अननेसेसरी माइक अनम्यूट करते हैं और कुछ होते हैं, चले। खैर कुछ एक जनरल कमेंट, ठीक है। हर टीचर का ऑनलाइन कर क्लास लेने का तरीका डिफरेंट होता है, मेरा तरीका आपके सामने आ गया, लेकिन मैं आपको टास्क या रीडिंग असाइनमेंट कराऊंगा। दोनों हफ्ते हमारे बुरे गए इन अ सेंस के फर्स्ट वीक मैं बिजी था, सेकंड वीक ऑनलाइन या कोविड वाली बात की वजह से पहली क्लास, तो उसकी वजह से जो भी लॉस होगा मैं आपके लिए एक ये काम कर रहा हूँ, अगर कोई टॉपिक कवर नहीं होगा तो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे पास कुछ मौजूद है, वो आपसे मैं शेयर कर दूंगा टॉपिक वाइज, सो डेट यू कैन गेट द आइडिया कि ये चीज़ क्या होगी। फिर उसकी क्वेरीज या रेफरेंस होगा वो हम कवर कर लेंगे। अगेन एक और समरी पॉइंट इन द एंड, 3 घंटे के लाइव इंटरेक्शन का मतलब हमारा ये है कि आप 4 से 5 घंटे अपने तौर पे ज़रूर लगाएंगे हर हफ्ते, अगर नहीं लगाएंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो रही होगी फ्यूचर में, ठीक है। सो आपको टाइम लगाना है, और प्रॉक्सिस को अवॉइड कीजिएगा अटेंडेंस में, चाहे फेस टू फेस हो चाहे ऑनलाइन हो, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़।